गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल पे। जैसे कि हमने कहा था आपको कि हमारे दिन आएंगे और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिमाचल जी के सबके क्वेश्चन डिस्कस वन बाय वन हम आपके साथ करेंगे। तो आज का सेशन स्पेसिफिकली किसके लिए है? पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस किए जाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे लिखे हुए 3 डिफरेंसेस में से कौन कौन से डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे संविधान में क्लियर कट मैंशनड है? बस ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो फॉरेनर्स के लिए भी हो सकते हैं, सिटीजन दोनों के लिए हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के लिए ही हैं। और ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इस हिसाब से। और दूसरी बात करते हैं, कहते वाइल फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लेजिस्लेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कानून बनाया जा सकता है, ये हमें पता है। आर्टिकल 35 यही कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट में लिखी हुई बातों को एनफोर्स करने के लिए कानून का एक लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐसा कोई, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। ये बात गलत है। इवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट्स के थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स। ठीक है, तभी कहा जाता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल पार्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। कहते फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। अभी मैंने बोला बिल्कुल सही बात। वाइल फंडामेंटल राइट्स आर, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जो हमारा पार्ट 3 है वो संविधान के जस्टिसिएबल पार्ट में आता है। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स में लिखी हुई बातों को आधार बना के हम हमारी कोर्ट्स के पास जा सकते हैं और वहां पे इनको एनफोर्स करवा सकते हैं अदालत के थ्रू। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को हम अदालत के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते, तो उसको वो नॉन जस्टिसिएबल कहा गया और फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही। और हमें करेक्ट ही देखनी थी, तो आंसर कहना चाहिए 1 और 3, सी आपका ऑप्शन होगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा संविधान एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना के बारे में बात करता है। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ फेडरेशन। जो मेन फीचर्स होते हैं एक फेडरेशन के, वो लगभग हमारे संविधान में शामिल हैं। और यही क्वेश्चन है कि हमें 3 या 4 चीज़ें लिख रखी हैं, उन 4 में से हमें सिर्फ ये चूज़ करना है कि कौन से फीचर्स जो हैं जो फेडरल हैं। अब पहली बात करते हैं, फेडरल का पहला फीचर क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ पावर। सेंट्रल सरकार और रीजनल सरकारें, रीजनल मतलब स्टेट सरकारें, मैं कह लूँगा कि उनमें डिवीजन ऑफ पावर है। ये बिल्कुल सही बात है। फेडरेशन का पहला फीचर यही है कि जो पावर है उसका बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। पहली बात बिल्कुल ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक बात करते हैं कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। और वहां पे ये बात साफ साफ आती है कि फेडरल संविधान मोस्टली रिजिड होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल। तो ये नहीं होगा, ये फेडरल फीचर नहीं होगा। और तीसरी बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आप खुद सोचिए, यदि पावर का बंटवारा 2 बंदों के बीच में है, वो चाहे क्या है, सेंटर और स्टेट। पहला पॉइंट मैंने अभी बात की ना, आपके क्या लिखा हुआ सामने कि ये देखिए, पहला पॉइंट क्या है? पावर का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में। जब 2 बंदों के बीच में पावर का बंटवारा है तो ऑफकोर्स हो सकता है किसी बात को लेकर उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए। तो उस कंफ्लिक्ट को, यानी इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। वो भी फेडरल का एक अहम हिस्सा ही होगा। तो इसलिए ये बात सही है। ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन होती हैं, वहां पावर की बात नहीं। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है वो फेडरल का फीचर नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसीलिए हमारा क्या है, फर्स्ट है और थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड किसमें? अगेन हमारा सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है
फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। देखिए, जब हम संविधान में एक चैप्टर आता है हमारे सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जब हम पढ़ते हैं अराउंड आर्टिकल 453, आर्टिकल 253 में यह बात कह रखी है कि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई एग्रीमेंट करता है इंडिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन करेगा? इस देश को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था यानी पार्लियामेंट है बेसिकली। पार्लियामेंट इंटरनेशनल लेवल पे किसी और कंट्री के साथ किसी की बात को लेकर संधि कर रही है, कोई एग्रीमेंट कर रही है, कोई ट्रीटी कर रही है। अब जिस बात पे वो ट्रीटी कर रही है वो सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है? क्या पता यूनियन लिस्ट में हो, क्या पता स्टेट लिस्ट में हो। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जिस बात को लेके संधि हो रही है पार्लियामेंट की किसी दूसरे देश के साथ या और अलग अलग देशों के साथ, वो मुद्दा हमारे देश में क्या पार्लियामेंट की पावर के कंट्रोल में है या स्टेट सरकार की कंट्रोल में है? लेकिन आर्टिकल 253 कहता है इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई भी एग्रीमेंट पार्लियामेंट ने किया है, वो सब्जेक्ट चाहे स्टेट लिस्ट में भी हो, कोई फर्क नहीं है, उसके लिए कानून बनाने की पूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और उस चीज के लिए अब ऑप्शन 4 है, जो वो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, क्या उस लॉ के लिए पार्लियामेंट को स्टेट सरकारों से परमिशन लेनी पड़ेगी, सबसे लेनी पड़ेगी या नहीं? ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा मैंने कि कंसेंट लेना होगा स्टेट से, तभी वो लॉ बना सकती कहते। फिर लिखा है विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, सारी स्टेट से नहीं, अगर 28 है तो कम से कम 15 हाँ कह दे तो बात बन जाएगी। फिर कह रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न्ड, कि कुछ स्टेट जिसमें लॉ लागू करवाना सिर्फ उस स्टेट के सरकार से पता करना है, या लिखा है विदाउट द कंसेंट, बिना। तो यहां पे ऑप्शन डी है, क्योंकि आर्टिकल 253 साफ साफ कह रहा है कि पार्लियामेंट बना सकती है अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। यदि उन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे वादा किया है तो उस वादे को निभाने के लिए जिस भी मुद्दे को लेकर वादा हुआ है वो एग्रीमेंट चाहे स्टेट सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। और उस लॉ बनाने के लिए किसी प्रकार से उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इस देश की स्टेट्स से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश में हम पढ़ते हैं एक आर्टिकल, इस बात को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने आर्टिकल आएगा 74, ठीक है, जो क्या कहता है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एड और एडवाइस किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस से बाउंड है। ये बाउंडेशन उनके ऊपर कैसे लगी या किसने लगाई? इन 4 में से एक ऑप्शन आपको बताना है। पहला कहता है मैंडेटेड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट है हमारे पास 51 का, क्या उनमें ये बात लिखी हुई है? फिर कहता है फॉलोड एज अ कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है वहां हर जगह ये बात मानी ही गई है कि ये करना ही होगा, कि ये कन्वेंशन है, चलता ही आ रहा पहले से। फिर कहते हैं एन एग्जेक्टिव प्रेसिडेंस फॉलो सिंस इंडिपेंडेंस, ये एक ऐसा सिस्टम है जब से हम आजाद हुए हैं, ये उस समय की सरकारों ने बैठ के डिसाइड किया था कि ऐसा करना ही होगा, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज लाई गई है। तो आंसर यहां पे डी ऑप्शन है। आप सबको पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट आती है 1976 में, जो कहती है कि जो भी एडवाइस दी जा रही है राष्ट्रपति को, किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उस एड एंड एडवाइस से राष्ट्रपति क्या हैं? बाउंड हैं। लेकिन अगर हम इससे थोड़ी आगे बात करें तो इस 42nd अमेंडमेंट को थोड़ा सा चेंज किया किसने? 44th अमेंडमेंट ने, जो आती कब है? 1978 में। उन्होंने कहा ठीक है, जब सलाह भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास तो उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार फॉर सिंगल टाइम वापस भेज सकते हैं कि भैया आप एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए, जो आपने सलाह भेजी है शायद आपने जल्दबाजी में भेज दी है, तो मैं चाहता हूं आपके द्वारा दी गई सलाह आप दोबारा एक बार रीचेक कर लीजिए। लेकिन यदि रीचेक करने के बाद फिर से वो सलाह वापस पहुंच जाती है राष्ट्रपति के पास, तो 44th अमेंडमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति अब बाउंड हैं, उन्हें जैसे कहा गया वैसे ही करना होगा। कहने का मतलब 44th अमेंडमेंट ने राष्ट्रपति को भी एक मौका दिया है कि उन्हें ऐसा चीज नहीं बात मान लेनी, एक बार वापस भेज सकते हैं उस रिक्वेस्ट को कि भैया रीचेक कर लीजिए इस बात को। यस और नो? याद रखना है, 4th इज द ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द मैटर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में, वो मुद्दे जो किसके हैं? स्टेट के।
राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? आप सबको पता होगा, हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, ये बेसिकली उन पे बेस्ड पे क्वेश्चन है। आर्टिकल 200 है कि राष्ट्रपति, जैसे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट का कोई भी काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना अधूरा है, ऐसे ही स्टेट सरकार में, हमारी विधानसभा है, कई जगह विधान परिषद भी हैं, है ना, तो उनके द्वारा लाए गए बिल, उन पे साइन किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। गवर्नर या तो साइन कर दे, अब इसकी बात कर रहा हूं, आर्टिकल 200 कहता है असेंट टू द बिल्स बाय द गवर्नर, जो गवर्नर अपने साइन देते हैं किस पे? बिल्स पे, स्टेट लेजिस्लेचर के, वो बिल पे साइन कर देंगे या विद होल्ड कर लेंगे, है ना। एक पावर और है, गवर्नर चाहे तो आर्टिकल 200 के अंडर जो उनको बिल आए हैं उनको रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए रिजर्व करेंगे? राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। और राष्ट्रपति उन बिल्स के साथ क्या करेंगे वो आर्टिकल 201 कहता है। ठीक है, क्वेश्चन उस पर निर्भर है सारा का सारा कि मुद्दे किसके? इन द मैटर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट में, पहली बात, एक्सरसाइज ओनली सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मीन कि उनके पास जब बिल आता है गवर्नर के थ्रू तो वो सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए उस बिल को होल्ड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। सस्पेंसिव मीन्स कि टेम्परेरी पीरियड के लिए उसका कानून बनना डिले करवा देंगे। फिर कहते हैं मे विद होल्ड असेंट टू एनी बिल रिजर्व्ड फॉर हिज कंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल, कि किसी भी बिल के ऊपर साइन करने से मना कर सकते हैं लेकिन मनी बिल के ऊपर नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है विद होल्ड हिज असेंट टू एनी बिल, किसी भी बिल पे, यानी मनी बिल भी हो चाहे उस पे भी अपने आप को रोक देंगे कि मैं नहीं साइन करूंगा। और लास्ट है डायरेक्टली डिसअलाउ, कि बिना कुछ बात के कहता कि नहीं, एंटी नेशनल कह के उस बिल को कह रहे हैं कैंसिल, मैं साइन नहीं करने वाला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? अब अगर ध्यान से देखें कंफ्यूजन बी और सी में हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा और बारीकी से देखें, स्टेट सरकार द्वारा बनाया हुआ बिल जब गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, वो कोई भी बिल हो, राष्ट्रपति उस पर साइन करने से मना कर सकते हैं, चाहे वो एक बार रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा भी उनके पास आ गया हो। ये बात आपको याद रखनी है। सी इज द ऑप्शन, बी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। वो बात सही है कि जब मनी बिल रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति को दिखाने के लिए, जब वो बिल मनी बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, राष्ट्रपति उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, लेकिन साइन करना या नहीं करना राष्ट्रपति की मर्जी है। यानी कि अगर वो साइन नहीं भी करेंगे तो डजंट मैटर, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो इट मीन्स एनी बिल, किसी भी बिल को असेंट देने से रोक सकते हैं राष्ट्रपति। बिल कौन से बात हो रही है? स्टेट लेजिस्लेचर्स के बिल की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात आपको याद रखनी है। और आंसर क्या है? सी ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज आर प्रिजाइडेड बाय नॉन मेंबर्स। नीचे लिखी हुई 3 बॉडीज में से वो कौन सी बॉडी है जिसको जो बंदा प्रिजाइड करता है वो खुद उसका मेंबर नहीं है? बस ये क्वेश्चन। मैंने कहा 3 बॉडीज आपके सामने है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे आप क्या कहते हैं? राज्यसभा, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं? विधान सभा। फिर हम क्या कहते हैं? विधान परिषद। इन तीनों में से ऐसी कौन सी बॉडी है जो इसका हेड है वो खुद उसका मेंबर नहीं? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे स्पीकर होते हैं और यहां पे चेयरमैन होंगे, और स्पीकर जो होता है वो विधानसभा का मेंबर ही होगा, वही चुना जाएगा। और विधान परिषद में, विधान परिषद का चेयरपर्सन भी विधानसभा में से ही, विधान परिषद में से ही चुना जाएगा। यानी कि इन दोनों बॉडीज के जो हेड हैं वो कहीं ना कहीं उनके रिस्पेक्टिव मेंबर हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर होते हैं क्या उनके हेड? तो याद रखें, राज्यसभा के हेड जिन्हें चेयरमैन कहा जाता है कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। यह कहा जाता है जो भी बंदा इस देश में उपराष्ट्रपति की पोस्ट के लिए चुना जाएगा, उस ऑफिस को ग्रहण करने की हैसियत से वही बंदा इस देश की राज्यसभा का चेयरमैन कहलाएगा। और वो खुद मेंबर नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं है। और यही तो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि नीचे लिखी हुई बॉडी में से ऐसी कौन सी बॉडी है जिसका हेड खुद उसका मेंबर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि सिर्फ राज्यसभा ही ऐसी बॉडी है। Which of the following is are correct regarding the elections to राज्यसभा? अब राज्यसभा का जो आर्टिकल है बेसिकली वो आर्टिकल 80 है, ठीक है। और शेड्यूल 4 भी इनके साथ डील करता है, आपको पता है जो शेड्यूल 4 है वो भी डील करता है, क्योंकि राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स को और यूटीज को कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं, उस सब का वेरवा कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ।
अब मैं क्या कह रहा हूं कि इनमें से लिखी हुई कौन सी बातें सही हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, राज्यसभा के इलेक्शन के। जो भी नॉमिनी होगा, यानी कि जो भी कंटेस्ट करने जा रहा है इलेक्शन, क्या यह जरूरी है कि वो उसी स्टेट का हो जिस स्टेट से वो इलेक्शन लड़ने वाला है? ये रूल 2004 से पहले होता था, अब नहीं है, तो ये चीज जरूरी नहीं है। ये पहले होता था ओरिजिनली, लेकिन अब ये बात नहीं है। इस चीज को आफ्टर 2003-4 ये चीज चेंज कर दी गई है। फिर कहते हैं वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। जी नहीं, याद रखें, यहां के जो होते हैं वो ओपन बैलेट से होते हैं। इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनके इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, जिनका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का। तो सही पूछी है, सही सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन क्या होगा? ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट, मावलंकर रूल क्या है? पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में एक मावलंकर रूल है। मावलंकर जी कौन थे? यदि हमें आज़ादी की स्ट्रगल या फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, या हमने अपनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा है, या संविधान के बनने का जो पूरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे हमने नाम पढ़ा होगा जीवी मावलंकर। आज़ाद भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। तो उनके साथ या उनका एक रूल था। इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जो उनका रूल था? पहला, रूल ऑफ ऑर्डर इन हाउस। रूल ऑफ ऑर्डर पढ़ते होगे, पार्लियामेंट चैप्टर में हमने रूल ऑफ ऑर्डर पढ़ा होगा, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ा होगा ना। रोल ऑफ प्राइवेट मेंबर्स इन द बिजनेस ऑफ हाउस, कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, नन ऑफ दिस। बेसिकली मावलंकर रूल इनमें से कोई चीज नहीं है। मावलंकर रूल है किसका? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। जीवी मावलंकर जी ने कहा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पार्टी का होगा जो रूलिंग पार्टी के अलावा कम से कम 10% सीटें ले सके। आज हम जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, कौन होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन? जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो यही बात करते हैं ना कि वो पार्टी, रूलिंग पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी जिसके पास कम से कम 10% सीट्स हों लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग, क्योंकि दोनों का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। कम से कम 10% सीटें जीतना जरूरी है उस पार्टी के लिए, और उस पार्टी के हेड को ही हम कहीं ना कहीं क्या कह देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह देंगे। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज कौन करता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज, अगर मैं लोकसभा कहूं तो स्पीकर करता है उन्हें रिकॉग्नाइज कि भैया ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। ये मावलंकर रूल था। लेकिन एक बात याद रखिए, ये मावलंकर रूल था कि कम से कम 10% सीटें होंगी जिस पार्टी के पास, रूलिंग के अलावा उसी पार्टी में से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। लेकिन पहली बार हमने इस बंदे के बारे में रिकॉग्निशन कब दी है? 1969। पहली बार रिकॉग्निशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कब मिली है? 1969। लेकिन स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट ऑफ 1977, याद रखिएगा 1977 में एक्ट आता है। मैंने क्या कहा, जिसका नाम क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977। उस एक्ट में यह बता रखा है कि सैलरी अलाउंसेस कितने होंगे, और इनकी सैलरी और अलाउंसेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन की एक कैबिनेट मंत्री के रैंक के बराबर की होती हैं। लेकिन मैंने ये बात क्यों बताई आप लोगों को? ये जो रूल है मावलंकर जी का कि 10% कम से कम सीट्स होनी चाहिए टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पार्टी के पास, इस एक्ट में ऐसा रूल नहीं लिखा हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। हम कह जरूर देते कि मावलंकर जी का ये रूल है, उन्होंने बना दिया था, लेकिन इस एक्ट में, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस एक्ट ने स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस दी है, उस एक्ट के अंदर ये 10% वाला रूल मेंशन्ड नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ये गलती आपको कभी नहीं करनी। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। द वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सेकुलरिज्म की जो वैल्यूज हैं, नीचे लिखे हुए 4 पार्ट है संविधान के, इन चारों में से सेकुलरिज्म की जो वैल्यूज हैं कहां कहां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन है बेसिकली। प्रियम्बल में तो वर्ड साफ साफ सेकुलरिज्म है ही, हम पढ़ते हैं ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड पढ़ते हैं। सेकुलर वर्ड तो सीधा ही है वहां पे, प्रियम्बल तो हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर हम 51A में क्लॉज ई पढ़ेंगे तो लिख रखा है कि हमें फीलिंग ऑफ
ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, ये ड्यूटी है सारे देशवासियों की, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा रीजन। तो ये भी हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें सर, क्लियर कट है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। लेकिन जब बात आती है डीपीएसपी की, तो मैं चाहता हूं जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू छुपी हुई है या ऐसा कौन सा आर्टिकल डीपीएसपी का जो सेकुलरिज्म की वैल्यू को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। और वो मुद्दा आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 44, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहता था कि इस देश में जो सिविल कानून हैं वो धर्म को देख के ध्यान में रखे हुए लाए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये अलग अलग सिविल कानून हैं, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए और इनमें वननेस होनी चाहिए। तो इन दिस वे ये 44 आर्टिकल सेकुलरिज्म भी प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। फंडामेंटल राइट्स हैं जो इस देश के लोगों के, उनको नीचे लिखी हुई कौन सी सिचुएशन में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में, मार्शल लॉ में, इंटरनल इमरजेंसी में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन में टिक मारना है। राष्ट्रपति शासन जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, यहाँ पे तो हम ऐसी कोई बात नहीं पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं तो आर्टिकल 360 पढ़ते हैं, जहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं पढ़ते हैं। मार्शल लॉ पढ़ते हैं तो आर्टिकल 34 पढ़ा जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मार्शल लॉ हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। और रही बात ये, अगर आप आर्टिकल 359 पढ़ें, आर्टिकल 359 कहता है चाहे इंटरनल नेशनल इमरजेंसी हो चाहे एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी हो, अंडर आर्टिकल 359 राष्ट्रपति ऑर्डर पास कर सकते हैं। और उस ऑर्डर में जिस जिस फंडामेंटल राइट का जिक्र आ गया, उनका इंप्लीमेंटेशन, उनका एनफोर्समेंट रोक दिया जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी, यानी 3 और 4 ऑप्शन। कहां पे है 3 और 4 ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है जी। तो यहां तक हमने डिस्कशन की आपके साथ हमारे 10 पॉलिटी के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद कोई ना कोई आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई ही होगी। ऐसे और क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको फिर से दोबारा मिलेंगे और बहुत ही जल्द आपके साथ हम लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।